अगर आप किसी भी चीज़ का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो इसको चलाना मुश्किल नहीं है। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि पॉजिटिव भी है। कोई भी चीज़ जब एक ज़रूरत से ज़्यादा चली जाती है तो वो आपकी ज़हनी सेहत पर एक नेगेटिव असर डालती है। यंगस्टर्स आजकल के बहुत स्मार्ट हैं। टेक्नोलॉजी ये चीज़ें ह्यूमन एलिमेंट ख़त्म कर देती है। जो इंसान ये फील कर रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, इसका मतलब है वो किसी क्राइसिस से गुजर रहा है। इसमें सोशल मीडिया क्या कर रहा है, वो उसके उस प्रॉब्लम को फ्यूल दे रहा है। दुनिया ऑर्गेनिक स्टफ पे वापस चली गई और हम लोग कोल्ड ड्रिंक, सोडाज, मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर्स पे चले गए। आपका बच्चा मीठा खा रहा है तो वो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, केयर प्लस प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ अज़रा आलम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बिकॉज 10 अक्टूबर इज़ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड एज़ वेल आज का हमारा मौजू उन बच्चों के बारे में होगा जो बज़ाहिर तो नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, लाइक दे लुक परफेक्टली नॉर्मल बट बिहेव, लर्न एंड रिएक्ट डिफरेंटली। सो हमारे साथ इस टाइम जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सिमरा सालिक, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिमरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much. So first of all, as you know, कि today is 10 October and it's a World Mental Health Awareness Day. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का दौर जो सोशल मीडिया का है, एक रेस लगी हुई है आप कह लें। तो इस दौर में अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से कैसे आप लेके चल सकते हैं? सो येस, ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो आज सारे मुल्क में मनाया जा रहा है, और इसके लिए बस ये कहूँगी कि बहुत अच्छे से लेकर चला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। अगर आप किसी भी चीज़ का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो इसको चलाना मुश्किल नहीं है। आपकी कोई भी ज़हनी सेहत पर, जिसको ज़हनी सेहत को समझना ज़रूरी है कि आपके मूड्स कैसे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका थॉट पैटर्न कैसा है। इस पर हम डिटर्मिन करते हैं कि मेंटल हेल्थ कैसी है और क्या है। ठीक अब है। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि पॉजिटिव भी है और कहीं पे नेगेटिव भी हो Definitely. जाता है। पॉजिटिव ये है कि लोगों के पास बहुत सी इंगेजमेंट है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लोगों को एक दूसरे की दूरी नहीं मौजूद फील होती, Exactly. लोगों के आपस में कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। वो लोग जो आपके साथ कई साल पहले पढ़े थे, आपके साथ वक्त गुजारा था, सोशल मीडिया प्रेजेंस में आपकी पिक्चर्स, आपकी मेमोरीज मेंटेन हो रही हैं, वो आप लेकर बहुत अच्छे से चलते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड एक्सेसिव यूज़ और आप उसका इन्फ्लुएंस क्या ले रहे हैं, अपनी डिजिटल मीडिया प्रेजेंस क्या शो कर रहे हैं, साइबर क्राइम का रेट बढ़ रहा है, बुलिंग हो रही है, हरासमेंट हो रही है। सो ये दूसरी तरफ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। बिल्कुल ऐसा ही। इस सब को मेंटेन करने के लिए या अपनी ज़हनी सेहत को, अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या इंश्योर करने के लिए कि वो एक ठीक पैटर्न पे या एक एटलीस्ट ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, आप सोशल मीडिया का सही और मुनासिब यूसेज, एक्सेसिव यूज़ उसको तंग करता है और ख़राब भी करता है। बट ये सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ये ऑनलाइन हर आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए मैं कहूँगी। कोई भी मशीन, कोई भी गैजेट, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई फ़ोन, कोई स्क्रीन, कोई भी चीज़ जब एक ज़रूरत से ज़्यादा चली जाती है तो वो आपकी ज़हनी सेहत पर एक नेगेटिव असर डालती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि मिकदार से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वो जहर बन ऐसा जाती ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। देखें, दौर सोशल मीडिया का है, वी कैंट लिव विदाउट सोशल मीडिया और इंटरनेट। सो इसके इन सब चीज़ों को साथ लेके चलते हुए यंगस्टर्स मेनली आजकल मेंटल हेल्थ उनके जो है वो बहुत ख़राब चल रही है। कैसे अपने आप को इससे बचा के चल सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों से कैसे दूर रह सकते हैं और कितना पॉजिटिविटी को अपने साथ लेके जा सकते हैं? देखिए, यंगस्टर्स आजकल के बहुत स्मार्ट हैं। दे आर। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। जो टाइम आज से 10 साल पहले काम करने में हमें लगता था, वो अब के आजकल के यंगस्टर को नहीं लगता। तो क्या हम इसको इस तरह नहीं देख सकते कि वो अपने आप को बचाएं ज़रूर, बट अगर वो कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ट्रू, बुराई अब नहीं है, अगर उनकी लेकिन एक बात यह है कि रूटीन नेगेटिव है, जो एस्पेक्ट है उसके बारे में अगर हम डिस्कस अगर करें। उनकी रूटीन है, एक चीज़ चल रही है, उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सो सोशल मीडिया या कोई भी डिजिटल दौर उनके लिए बहुत फेवरेबल साबित हो रहा है। बट यस,
आजकल की जो चैट जीपीटी एआई बेस्ड चीज़ें आ गई हैं, इसकी वजह से बच्चे होमवर्क्स नहीं करते, होमवर्क्स चैट जीपीटी से करा लेते हैं। एग्जैक्टली। लोगों ने उसको अपना असिस्टेंट कर लिया है, टू द एक्सटेंट लोग इलाज के लिए डॉक्टर के जाने के बजाय पहले चैट ChatGPT जीपीटी कर से रहे हैं, पूछते ट्रू। हैं। हमारे पास आने वाले कुछ क्लाइंट्स जिनका 1-2 सेशंस का पहले ब्रेक आया, तो जब वो वापस आए तो उनसे पूछा कि कैसा था? तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एक एक्सप्लोर्ड वर्जन हमें शेयर किया कि आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा रहा। जब मुझे लगा ना मुझे सेशन के लिए जाना चाहिए बट मैंने अपॉइंटमेंट बुक नहीं की हुई थी, मुझे स्लॉट नहीं मिला, तो मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ले ली। सो उसने मुझे बड़ा अच्छा गाइड कर दिया। सो ये बहुत पॉजिटिव भी है, बट ये एक चीज़ हमें याद रखनी है कि टेक्नोलॉजी ये चीज़ें ह्यूमन एलिमेंट ख़त्म कर देती हैं, और ह्यूमन एलिमेंट जब ख़त्म हो रहा है तो बीमारियां बढ़ रही हैं, और जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो मैं पर्टिकुलरली बात करूंगी जहनी अमराज की। जहनी अमराज आजकल बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ वो वाले नहीं जो हम पहले कहते थे कि अच्छा मूड अच्छा नहीं है, तबीयत अच्छी नहीं है, दिल नहीं लग रहा, दिल खफा है, बट वो वाले अमराज जो बाकायदा कंडीशंस हैं, एग्जैक्टली। जो बाकायदा डिसऑर्डर्स हैं, और उनको ऑर्डर में वापस लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हर वक्त की मैनेजमेंट देनी है। द मिनट आप उसको एक हेल्प से निकालते हैं तो वो डिसऑर्डर में वापस कन्वर्ट हो जाती है। सो टू ब्रिंग इन द ऑर्डरलीनेस इन द कंडीशंस दैट दे हैव, it is important that they maintain on a certain support, certain level of functioning, certain level of intervention, जिसमें थेरेपीज़ भी हैं, लाइफस्टाइल भी है, फोकस भी है, कोई भी फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो आपको आपका सोशल सर्कल दे रहा है, टीचर्स दे रहे हैं, प्रोफेशनल्स दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। एग्जैक्टली। आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन एस्पेक्ट, दैट इज़ सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है नॉट एवरीवन हैज़ एवरीथिंग, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर देर इज़ एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, तो आपके पास वो चीज़ नहीं है। आप उसको देख के भी आपके ऊपर ये एक होता है कि मेरे पास आई डोंट हैव दिस थिंग, ये आपकी आपकी जहन के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इफ़ यू हैव समथिंग एंड यू आर शोइंग दिस ऑन सोशल मीडिया एंड द वन हु डजंट हैव दैट थिंग, तो उनके लिए हमें इस चीज़ को कैसे लेके चलना चाहिए सोशल मीडिया को? देखिए, ये चीज़ एक प्रॉब्लम बन रही है, इसको बाकायदा हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिंग आइडियलाइज्ड इमेजेस ऑफ योर सेल्फ, या फिर स्टेइंग डिप्राइव्ड, या फिर नॉट वांटिंग और नॉट बीइंग हैप्पी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बिकॉज सोशल मीडिया से आप वो देख रहे हैं कि अच्छा उसका फलां का हस्बैंड तो उसको बहुत एग्जैक्टली। ग्रैंड बर्थडे कर रहा है, चाहे ट्रू। बर्थडे से पहले क्या हुआ, बर्थडे के बाद क्या हुआ, वो नहीं सोशल या मीडिया पे नज़र आ रहा। एंड सो एक्चुअली सोशल मीडिया इज टू सम एक्सटेंट इट्स अ फेक थिंग, सो फेक तो अ शायद मैं काइंड नहीं ऑफ लाइक कहूँगी, वी आर मैं शोइंग ये दिस कहूँगी कि दैट इज सुपरफिशियल ना। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सुपरफिशियल हो। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये एक बहुत डेप्थ की बात है, एग्जैक्टली। ये भी सोशल मीडिया फोरम है। ट्रू। सो इसका एक पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली। बट विद दैट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इट इज़ माई परसेप्शन। और मैं वापस इस बात पे जाऊँगी कि जब आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ में चले जाते हैं तो आप डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशंस में चले जाते हैं। सो जो इंसान ये फील कर रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, इसका मतलब है वो किसी क्राइसिस से गुजर रहा है। ट्रू। इसमें सोशल मीडिया क्या कर रहा है, वो उसके उस प्रॉब्लम को फ्यूल दे रहा है, और वो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रहा है। इसी तरह अगर हम आते हैं, हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों से बात शुरू करते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ऑटिज़म है, ADHD है, लर्निंग इश्यूज़ हैं, वो क्यों आ रहे हैं? सबसे पहले पेरेंट कहता है ये स्क्रीन बहुत देखता था, अब हमने रोक दी। ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गेमिंग करता था, अब हमने रोक दी। तो क्या सोशल मीडिया ने या किसी भी ऑनलाइन प्रेजेंस ने या किसी भी स्क्रीन या गैजेट ने ऑटिज़म कॉज किया? ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। ये कुछ इनेट टेंडेंसीज होती हैं, वो फ्लेयर अप हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स पहले भी होंगे, बट अब ऑटिज़म, ADHD वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। हम बड़ों की बात करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही है। आप देखें डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, तो
प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो एग्रवेट इसलिए हो गई हैं क्योंकि जिस फोरम्स पे, जिस प्लेटफॉर्म्स पे उनको एड्रेस करना होता है, वो नहीं हो रही। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं हो रही। एग्जैक्टली। दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक स्टफ पे वापस चली गई और हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, सोडास, मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर्स पे चले गए। प्रॉब्लम आ रही है। सिमिलरली आप ये देख लें कि हम इमोशनल की बात करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे, फैमिली यूनिट्स थे, वैल्यूज़ थी, वो सब थेरेपी का रोल प्ले करते थे कहीं ना कहीं। फिर आप देख लें कि स्कूल सिस्टम्स थे, उसमें लर्निंग भी होती थी, उसमें चीज़ें भी होती थी, उसमें एक्टिविटीज़ भी होती थी, बट दे वर एकेडमिक बेस्ड। अब प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड स्कूल सिस्टम्स आ गए हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे की वो रिक्वायरमेंट है। हमें इवॉल्व करना है। मुझे आपको एज प्रोफेशनल, एज स्टेक होल्डर्स, एज पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर मेंटल हेल्थ, हमें इवॉल्व करना है दैट वी आर ट्राइंग टू पुल एंड take out the extracts and place them in how we were raised, we lived, we survived, we studied. But in actual, those systems have to evolve according to the requirements and the needs that are being generated and identified in the systems, in the hubs, the communities that we go for. सो डॉक्टर, लेट्स कम टुवर्ड्स चाइल्ड्स कि जैसा कि आपने बताया कि बच्चों की स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें माँओं का एक बहुत बड़ा किरदार है। अपने काम निपटाने के लिए घर के वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं बिकॉज वो उस पर इतना इंगेज हो जाता है कि उसको बिल्कुल आसपास की कोई फिक्र नहीं है कि मुझे खाना है, मुझे खेलना है। और इसमें आई थिंक कुछ उनके रवैयों में कुछ ऐसी निशानियां छिपी होती हैं जो अक्सर वालिदैन नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब वो उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ देती है उसके बाद उनको पता चलता है कि अच्छा हमारे बच्चे के साथ कोई मसला है। फिर वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि अब हमने स्टॉप करवा दिया ना। सो कुड यू वॉक अस थ्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ADHD, ऑटिज्म एंड डिसलेक्सिया? बिल्कुल। मैं सिर्फ माँओं का नहीं कहूँगी, माएँ बेचारी भी मजबूर हैं, दे आर वर्किंग and they have their own responsibilities, but parenting is something that has already it has become a problem now. It's a big responsibility and you require training. अब पेरेंटिंग पुराने ज़माने की तरह नहीं हो जाती थी, आपने बच्चे को कार्टून लगा दिए तो आपने बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, यू नेवर नो। ठीक। अब ऑटिज़म है, ADHD है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, लर्निंग इश्यूज़ है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, कुछ भी है, वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आना शुरू होती हैं? बहुत अर्ली ईयर से बच्चे के सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या एज है मिनिमम आप जहाँ से बच्चा इस जानिब जाना शुरू हो जाता है? किताब के अकॉर्डिंग 2.5 साल तक आप बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में डालते हो, बट क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक बच्चा चलना शुरू करता है एक स्टेज पे, एक बच्चा बोलना शुरू करता है एक एज पे, एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा होता है, तो हम वो माइलस्टोन्स पहला इंडिकेटर होते हैं कि क्या वो टाइमली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। 2.5 से 3, 3.5, 4 साल तक में आपको बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। बट हम कभी कभी पेरेंट्स के तौर पे उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। पहला बच्चा है, अच्छा हमने कभी कहा ही नहीं, अच्छा लड़का है तो देर से बोल पड़ेगा, अच्छा कोविड में पैदा हुआ था, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी स्कूल्स ऑफ थॉट एंड दे आर नॉट राइट एंड रॉन्ग। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, बट हैविंग सेड दैट, अगर कुछ चीज़ें साइंटिफिकली देखें, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपका बच्चा टिप टोइंग कर रहा है, अपने पंजों पे चल रहा है, आपका बच्चा कॉन्वर्सेशन में सिर्फ हाँ ना पे जवाब दे रहा है, लेट स्पीच आई है उसकी, कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी नहीं की उसने, बाकी स्कूल से कोई कंसर्न आ रहे हैं कि वो इस तरह से अपनी क्लास लेवल पे नहीं है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, हाइपर एक्टिव है, फोकस नहीं कर पा रहा, जो चीज़ें आपको लगता है कि एक 3 साल के 4 साल के बच्चे को करनी चाहिए, टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे आप एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करें। डेफिनेटली। हर हर चीज़ ऑटिज़म नहीं है, हर चीज़ ADHD नहीं है, हो सकता है बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, सेटल हो जाएं। बिल्कुल। मैं बहुत दफ़ा ये देखती हूँ कि क्लिनिक पे हम जब क्लाइंट आता है या हमारे पास एक बच्चा आता है तो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेट्स रिव्यू आफ्टर फ्यू मंथ्स, बट तब तक 2 चेंजेस ले आएँ, स्क्रीन कम करें और आर्टिफिशियल शुगर ख़त्म कर दें।
दो चीज़ें ख़त्म करें, लेट्स सी हाउ द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स। व्हाट्स द रिलेशन ऑफ आर्टिफिशियल शुगर? मीठा आप खा रहे हैं तो आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। आपका बच्चा मीठा खा रहा है तो वो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहा है। ओके। उसका मीठा ख़त्म कर दें। सो ये दो चीज़ें अगर हमने करना शुरू की तो 50% लोग हमारे पास दोबारा ये बताने के लिए सिर्फ रिपोर्ट हुए कि ये तो ठीक हो गए प्रॉब्लम्स, ये तो कुछ भी नहीं था, जिसको वो ऑटिज़म, ADHD और क्या कुछ समझ रहे थे क्योंकि सोसाइटी उनको ये बता रही थी, लोग बता रहे थे, बट एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में उनका प्रॉब्लम नहीं था। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी है कि एक बच्चा बोल नहीं रहा, एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ हाँ ना में जवाब दे रहा है, पेरेंट कहता है कि नहीं इसको कुछ नहीं है क्योंकि ये पढ़ बहुत अच्छा रहा है, ये होमवर्क कर लेता है, ये क्लास में तंग नहीं करता, मेरा वो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था, ये तो बिल्कुल नहीं बोलता, तंग ही नहीं करता। तो पेरेंट उस टाइम पे क्या डिनाइल में है या आप सही समझ नहीं पा रहे, तो फिर हम स्टेज 2 पे जाते हैं जिसमें कंसल्टेशन और क्लिनिकल एवेलुएशन के बाद हम असेसमेंट्स देखते हैं और असेसमेंट्स हमें बताती हैं विच इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। एंड आई टेक प्राइड इन शेयरिंग दैट हमारे पास हम अपने क्लिनिक पे साइक केयर पर वी आर वन ऑफ दोज जिसकी टेस्टिंग अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ग्रेट। जहाँ पे रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दफ़ा वो टेस्ट रिपीट करते हैं तो वो स्कोर्स एग्जैक्टली सेम आते हैं। जिस तरह आपने ब्लड CP यहाँ से कराया और आपने US से कराया, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन आई और US में भी इन्फेक्शन आई, सो दैट मीन्स कि आपके टेस्ट का जो भी एनालाइज़र है वो बहुत स्ट्रांग है। सो बिल्कुल इसी तरह वी टेक प्राइड, हम कैम्ब्रिज में भेजते हैं एक्सेस अरेंजमेंट्स, जिन बच्चों का IQ, इमोशनल, कोई भी साइकोलॉजिकल ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो जो कि एक बीमारी बेशक ना हो, तो हम उनको एड्रेस कर पाते हैं टू दी एक्सटेंट कि हम उनको असेसमेंट में जब आइडेंटिफाई करते हैं तो कैम्ब्रिज बोर्ड वगैरह उसको सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, हर तरह की हेल्प करते हैं, प्रॉम्प्टर दे देते हैं, ब्रेक्स दे देते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है, विच इज़ to be highlighted because this is all positive, this is all being done, बट पेरेंट्स को तो नहीं पता ना। ट्रू। हमने बताना है, अवेयर करना है। सो इस मेंटल हेल्थ डे के अकाउंट पर मैं ये हमेशा कहती हूँ अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। नो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। एग्जैक्टली। अवेयरनेस की बात आई है तो आई थिंक ये पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है। सिर्फ मेडिकल से हट के भी अगर हम किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस क्यों नहीं है? एवरी पर्सन इज़ आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एज यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर रनिंग योर ओन क्लिनिक और आपने बताया कि आपके जो रिजल्ट्स हैं दे आर परफेक्ट, आप क्या समझती हैं कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? ताकि आपको पता है कि पाकिस्तान में मिथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पुरानी दादियाँ नानियाँ जो होती हैं वो अपने अपने जो टोटके होते हैं वो बताती हैं, अच्छा इसको ये मसला, ये ज़्यादा बोल नहीं रहा है, तो वही बात आपने कहा कि ये लड़का है तो देर से बोल रहा है। तो इसमें हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ज़रूर चेक करें, वैलिडेट करें। सो जब आप एक क्लाइंट को, एक पेरेंट को, एक पेशेंट को एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं ना, सो थोड़े से टाइम के बाद वो अगर एक्सप्लोर करने के लिए, क्या जब एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये कैंसरस है, तो क्या आप उसकी बात मान लेते हो? आप आपके पास फ़ौरन नॉलेज जाते नहीं है हो। तो आप मान लेंगे, हाँ, आई थिंक। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक है या नॉलेज है तो आप एक सेकंड ओपिनियन लेते Exactly. हो, आप थर्ड लेते हो। हमारी फील्ड में भी ऐसा ही है। लोग आते हैं, ओपिनियन लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, चले जाते हैं बहुत दफ़ा और कहते हैं कुछ नहीं था, किसी और डॉक्टर ने कह दिया, जो दिल की तसल्ली हो गई कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। कुछ अरसे बाद वो चीज़ वापस नज़र आने लग जाती है। तब जब वो आते हैं और हिस्ट्री देते हैं तो वो कहते हैं कि आपने तब ये बात बताई थी, अब ये क्यों है? सो विद सर्टन ईयर्स इन द फील्ड, अब मैं शायद अब मैं कहती हूँ, पहले मैं नहीं कह पाती थी, बट वो लोग जो आज से 10 साल पहले मैंने देखे थे, वो अब जब वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, हमने यानी कि उनको कुछ ठीक बताया था, कुछ गलत नहीं बताया था। जो अपेयर हो रहा था उसकी शक्ल। और साइकोलॉजी की जो बहुत खूबसूरत बात है, चाहे वो ऑटिज़म हो, ADHD हो या डिप्रेशन, एंजाइटी हो, उसका जो जर्म होता है ना, कीड़ा होता है, वो पीछे पड़ा होता है।
सो आप जिस भी स्टेज पे देखते हो ना, आप उसको बिटवीन लाइंस पीछे वो कीड़ा पकड़ लो ना अगर, तो आपको आगे सारा ट्रेंड नज़र आ जाता है। कैसे पकड़ सकते हैं ये कीड़ा? ये डिग्रीज़ हैं ओके। नेचुरली क्वालिफाइड होते हैं लोग, ट्रेंड होते हैं। कुछ ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक, मुझे लगता है, एक ब्लेसिंग भी होती ओके। है, दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड पुट द फिंगर ऑन द राइट थिंग, जिसमें क्लिनिकल एवेलुएशन, उसको मेजर करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए असेसमेंट, उसको फर्दर टेकअप करने के लिए थेरेपी, सपोर्ट, तो फिर बहुत सी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है कि इफ़ समवन हैज़ हाई ब्लड प्रेशर, इफ़ समवन इज़ हैविंग शुगर, तो उनका ये एक दिमाग में ज़रूर आता है कि ये मेरा फैमिली है, जेनेटिक्स हैं इसमें इन्वॉल्व्ड। तो क्या इफ़ अ चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू ऑटिज़म और ADHD और एनी मेंटल इशू, तो क्या ये उसको जेनेटिक्स की तरफ से ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं? सो रिसर्च इस पे दोनों तरह से बात करती है। कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिस पे यस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्लियरली वैलिडेटेड है, प्रूवन है, एंड वी सी कि ये फैमिली में रन कर रहा है। ओके। जिसमें से कुछ केसेस में कहा जाता है कि नहीं, ये चीज़ जैसा पैनिक अटैक्स है, पैनिक या अटैक्स ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में रन कर रहे हों, बट स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोटिक हैं, तो वो फैमिली में आपको आगे कैरी करने की पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप में हो ही हो। ओके। सिमिलरली आपके पास ऑटिज़म एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। ओके। अगर फैमिली में आ रहा हो तो जो पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट नॉट एवरी फैमिली हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट ऑन टू दी ट्रैक कि हाँ जी भाई ये प्रॉब्लम रहेगी। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यस बहुत है, और ये क्रोमोसोम है, जैसे आपका बीपी या शुगर का क्रोमोसोम में कहीं इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल वैसे ही साइकोलॉजिकल कंडीशंस का भी आता अब एक बच्चा है, वो रिस्पॉन्स नहीं करा बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक अदर चाइल्ड्स, वो आपकी बात को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करा जैसा कि आपने बताया हाँ या ना में आंसर कर देता है। तो समटाइम्स होता है ना कि पेरेंट्स ने डांट दिया है और बच्चा शायद नाराज़गी की वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उनको ये चीज़ कैसे समझाई जाए कि ये बच्चे की बिहेवियरल इश्यूज़ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से नहीं बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। सो देखिए, पेरेंट को ना अंदर से डीप डाउन पता होता है कि कोई और मसला है। किसी सिचुएशन में तो वो ये कर सकता है कि वो कहे कि नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं, ये बदतमीज़ है, ये बात नहीं सुनता। पेरेंट जिस तरह एक्सप्लेन करता है वो यही होता है कि ये ओबीडिएंट नहीं है, सुनता नहीं है, काबू नहीं आता, इसको जो भी कर लो ये सुनता नहीं। मगर दरअसल अगर पेरेंट को आप बताओ कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ये प्रॉब्लम हमारा उसकी कैपेसिटी नहीं है या उससे हो नहीं पा रहा, जैसे पढ़ाई नहीं हो पाती, एग्जैक्टली। वो हर दफ़ा फेल हो जाता है, पेरेंट तो यही कहेगा ना कि वो नहीं पढ़ पाता, वो नहीं करता, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो जानबूझ के करता है। एग्जैक्टली। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स का रोल आता है। उन पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, और उससे पहले पेरेंट से पहले उस बच्चे को असेस किया जाए। तो इसके आप कैसे असेस कर सकते हैं कि बच्चे में कोई इशू है? अर्ली स्टेजेस पे आप कब जान सो पहचान कर हमारे सकते पास ये बच्चे आना शुरू होते हैं 2-2.5 साल की उम्र में, हैं? अगर कोई न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो, और हम पहले क्लिनिकल एवेलुएशन करते हैं जिसमें कंसल्टेशन होती है, डिटेल्ड हिस्ट्री होती है, हम पेरेंट्स से सारी डिटेल लेते हैं कि ये एग्जैक्टली ये ट्रैक में चलता रहा, माइलस्टोन्स क्या थे, फिर वहाँ से करंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं। उन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ ऐसे 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 हम कनेक्ट कर रहे हैं, और ये इस डायग्नोसिस की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है। पेरेंट को पहले बताना ज़रूरी होता है कि आपने वो टेस्टिंग क्यों करानी है, जो कि स्टेज 2 है। हमने ये टेस्टिंग इसलिए करानी है क्योंकि हमें लगता है कि ये कहीं पे ऑटिज़म में फॉल कर रहा है, ये कहीं ADHD में फॉल कर रहा है। वी हैव टू रूल दैट आउट, और वी हैव टू कंफर्म द डायग्नोसिस। फिर वो टेस्टिंग होती है जिसमें स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल हैं, आप परचेज करते हैं, और वो ट्रेंड होते हैं। जब हम डिग्री करते हैं तो हमें ट्रेन किया जाता है वो जी। टेस्ट यूज़ करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए।
उसके बाद फिर आप उनको फर्दर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जब दे देते हैं तो आप उनको थेरेपी प्लान में ले लेते हैं। दूसरी तरीका ये होता है कि आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आ रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट थेरेपी में ले लें, उनको एड्रेस कर लें, अनलेस आपको लगे कि हाँ जी भाई इसके लिए असेसमेंट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये बताएं कि इस स्टेज पे आपको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब पेरेंट्स को मनाने की या उनको इन्फॉर्म करने की बात आती है कि आपके बच्चे के अंदर ये इशू है और हमें इसको ट्रीट करना है? सबसे पहले डिफ़िकल्टी तो जी ये आती है कि जब उनको फैमिली या स्कूल्स कह रहे होते हैं कि देयर इज़ समथिंग एंड यू शुड सी अ साइकोलॉजिस्ट। सो साइकोलॉजिस्ट का नाम पसंद नहीं आता आई डोंट कि नो हमारा व्हाई बच्चा तो दिस पागल नहीं है। मेंटालिटी इन ये पाकिस्तान। क्यों है? एग्जैक्टली, पाकिस्तान में बहुत कि ज़्यादा है। अवेयरनेस नहीं है, नहीं है। टैबू समझा जाता है, हम्म। स्टिग्मा समझा जाता हम्म। है। और मुझे लगता है कि ये हम रेज़ ऐसे हुए होते हैं क्योंकि अगर आपको या मुझे कोई कहे कि हाँ जी साइकोलॉजिस्ट के जाना है, तो वो भी पहले खुद से सवाल कर लेता है ना कि क्यों, मेरे साथ कोई मसला है? क्यों मैं पागल हूँ? मैं पागल ट्रू। हूँ? सो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इस तरह से देखते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं देखते, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं देखते, हम अपने सेफ स्पेस को नहीं अंडरस्टैंड करते, बट हम ये देखते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम जिसके इलाज के लिए मैं जा रहा हूँ। हम्म। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को वहाँ लाना है पेरेंट ने, और पेरेंट मानता ही नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है जी कि स्कूल्स कहते हैं कि हम पेरेंट को कह के गुड बुक्स से बैड बुक्स में नहीं आना चाहते। हम पेरेंट को बताएंगे, पेरेंट रिएक्ट करेगा, वो बच्चा उठा लेगा हमारे पास से कि ये इसको इस लेंस से देख रहे हैं, तो वो अपना स्टूडेंट लूज़ नहीं करना चाहते। तो ये दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जब वो आ जाते हैं तो वो हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करते हैं ये बताने की कि वो बिल्कुल ठीक है, बट क्योंकि हमें लगा या हमें किसी ने कह दिया तो हम आ गए। थर्ड स्टेज तक वो बहुत कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, उनकी जर्नी बहुत मुश्किल है। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल के पास गए हैं तो वो आपको ज़रूर बताता है, वो ज़रूर कहता है दैट सी इट्स अ जर्नी टुगेदर एंड दिस इज़ अ लॉन्ग वन। दिस इज़ नॉट समथिंग कि अच्छा जी मैं ये दवाई दूंगा, ये खिलाओ तो ये ठीक हो जाएगा। इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ टू बी मेंटेन्ड ओवर ईयर्स, ओवर वीक्स, ओवर मंथ्स। एंड कुछ प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाते हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स ठीक नहीं होते, सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। ओके। और कुछ में आगे आने वाले प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा हो सकते थे वो अवॉइड हो जाते हैं। सो ये तीन चीज़ें फिर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं जब हमारे पास आ रहे होते हैं लोग। तो चैलेंजेस क्या हैं जी कि फिनेंशियली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इट्स एन एक्सपेंसिव सपोर्ट दैट पीपल रिक्वायर। ऐसा नहीं है कि आप महीने में एक दफ़ा गए तो आप जाके कहेंगे कि हम हो आए। आपको बहुत फ्रीक्वेंट सेशंस प्लान करने पड़ते हैं। तो वो डॉक्टर की तरह कहते हैं जी महीने में एक दफ़ा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा फिनेंशियल पॉकेट पे इट्स हैवी टू इट रिक्वायर्स लॉजिस्टिक्स। बहुत हिम्मत चाहिए आपको कि आप हर रोज़ इतनी रूटीन मैनेज करें, चैनलाइज करें, बच्चे को प्रिपेयर करें, लेके आएँ। थर्ड उसका एकेडमिक सिस्टम जो हमारे पास अभी एक तो ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जनरली इन पाकिस्तान कि हमारे एकेडमिक सिस्टम्स जो है ना वो इस तरह ट्रेंड नहीं है। सो ये जो बच्चे हैं ना न्यूरो डेवलपमेंटल वाले, कहाँ जाएं? क्लिनिक पे आते हैं तो स्कूल से डिप्राइव्ड हैं, स्कूल से निकलते हैं तो वो कहाँ, मतलब वेयर डू दे गो? और स्कूल में है तो स्टाफ ट्रेन नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है, असेसमेंट्स नहीं है, साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है लेट अलोन। तो जब वो नहीं है तो फिर ये सारे चैलेंजेस मिलकर थोड़ा सा फील्ड के लिए एक चैलेंज है। बट मैं पॉजिटिव नोट पे एंड करूँगी कि दे हैव कम अ लॉन्ग वे। जो आज से 5 साल पहले क्लाइंटल थी और जो आज है, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। मैं 6 दिन क्लिनिक करूँ अगर और 6 दिन की मेरी अपॉइंटमेंट्स बुक्ड हों तो इसका मतलब है कि लोग आना चाह रहे हैं। टीम रखनी पड़े और वो आके बच्चे हेल्प ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पीपल अवेयर आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट एंड पीपल आर ट्राइंग टू स्टेप अप. So we can join hands to raise awareness, advocate for mental health, and all the more don't identify or highlight this as a taboo or a stigma. Normalize कर देना हम इसको। सलोन्स भी तो जाते हैं, Exactly. स्कूल्स भी तो बच्चों को भेजते हैं, शॉपिंग पे भी जाते हैं, तो थेरेपी पे जाना या साइकोलॉजिस्ट के जाना भी इतना ही नॉर्मलाइज हो सकता है। एंड आई एम वेरी होपफुल ये इवेंचुअली हो जाएगा। जो हालात चल रहे हैं
हर कोई उस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड फील करेगा कि यार आई शुड, मैं क्यों बिटर हो रहा हूँ, मैं क्यों अपसेट हो रहा हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, लेट मी गो एंड चेक. तो इंशाल्लाह विद अवेयरनेस विल गेट देयर. Exactly. So, what are the latest technologies and therapies to treat these kind of childrens? सो सी इमर्जिंग है. हम स्टार्ट तो हमेशा CBT से करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से. हर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है. हिप्नोसिस है, NLP है, आइडेटिक साइकोथेरेपी है, लोगोथेरेपी है, क्लाइंट सेंटर्ड है, ह्यूमनिस्टिक है, ट्रॉमा बेस्ड है. सो थेरेपीज़ बहुत सी हैं. आइडियली जैसे किसी एक को कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं ना. तो इसी तरह आप कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड थेरेपीज दे सकते हैं. वहाँ से फिर बहुत सी बेहतरी आने लग जाती है, बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव करने लग जाती हैं एंड दे टर्न आउट टू बी वेरी इफेक्टिव एज वेल. बच्चों की बात करें तो हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ABA है, आर्ट एंड एक्सप्रेसिव है, प्ले थेरेपी बहुत काम करती है. और ये सारी स्ट्रक्चर्ड हैं. ये हर चीज़ खेल मजाक नहीं है. ऑक्यूपेशनल सपोर्ट है, स्पीच थेरेपी है. सो हर तरह की सपोर्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है हम वो देते जाते हैं. राइट. आखिर में वो वालिदैन जो अपने बच्चों के बिहेवियर को समझने में मुश्किल महसूस करें, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारें. अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम ऐसा स्पेंड करें जो क्वालिटी का हो, जिसमें आपके पास फ़ोन, मोबाइल चीज़ें आपके हाथ में ना हो. वो टाइम नहीं जब आप कमरे में हैं और फ़ोन या लैपटॉप पे हैं और बच्चा आपको आके पूछे तो आपको हाँ ठीक है कर लो. वो टाइम जिसमें आपके बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन हो, इंगेजमेंट हो, आप सुने, आप देखें, आप उसके साथ कनेक्ट करें. उससे आपको उसकी बहुत से चैलेंजेस पता चलेंगे. आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. सिर्फ पैसे दे देना, सपोर्ट दे देना, हाउस हेल्प रख देना, ट्यूशन्स पे भेज देना इज़ नॉट जो आपकी पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट है. जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में, और ये प्रॉब्लम बनने से पहले ही एड्रेस भी हो जाएगी. सिर्फ कनेक्ट करना, टाइम गुजारना बहुत से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने लग जाता है और फिर चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लग जाती हैं. Exactly. Thank you so much for joining us once again. मोस्ट वेलकम जी. इट्स अ प्लेजर. थैंक यू. नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट्स होप कि इस मेंटल हेल्थ डे के ऊपर हम लोग ये डिसाइड करें कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर और हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करें. और वो वालिदैन जो अपने बच्चों के बिहेवियर को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं और उनके रवैयों की तब्दीलियाँ नहीं महसूस कर सकते हैं, बिफ़ोर दैट कि आपके बच्चे की शख्सियत में वो मुकम्मल तौर पर सरा जाए, वो उनकी जो आदत हैं, उससे पहले उनकी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ रुजू करें और उनको ट्रीट करें.